अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल विल बी डूइंग वेल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म का ही सेकंड पार्ट है। हमारे कन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो थे ये पिछले लास्ट टॉपिक में जो थे वो डिस्कस करने वाले रह गए थे, तो आज हम इन पे डिस्कस करेंगे। आपका आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात हो गई थी हमारी कि आइसोमेरिज्म जो है उसको अगर हम उसकी डिवीजन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल जैसे नेम से ही शो हो रहा है, तो इसमें वो सारे आइसोमर्स आते हैं जो स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट होते हैं। लाइक हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाता है और जिसकी वजह से उनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। फिर हमने चेन आइसोमर्स देखे और भी डिफरेंट जो है आइसोमर्स देखे जिनमें उनकी कनेक्टिविटी यानी जिस पॉइंट से वो अटैच हैं कार्बन के साथ वो पॉइंट डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के रिजल्ट में आईयूपैक नेम सब डिफरेंट हो जाता है। स्टीरियो आइसोमर्स में स्ट्रक्चर हम डिफरेंट नहीं कह सकते, हम इसमें यूँ कह लेते हैं कि उनकी जो है ना स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेस में जो ग्रुप्स एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और आइसोमर्स हमें पता है जो हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। तो ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट हमने स्टीरियो आइसोमर्स भी जो है डिस्कस किए थे, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कन्फॉर्मेशनल एंड ऑप्टिकल जो स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप हैं ये दो, ये क्या हैं और इनमें किस टाइप के आइसोमर्स आते हैं। सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स का वर्ड हमें पता है लाइट से रिलेट करता है, और आइसोमर्स वो ही जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में, या फिर जो ग्रुप्स हैं एटम्स हैं उनकी जो अटैचमेंट है जो उनकी वो है हमारे पास स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें क्या कह रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कंपाउंड्स which contain the same number and kinds of atoms and bonds, that is connectivity between the atom is same, वही बात ना कि structure same and different spatial arrangement of the atoms। एटम की क्योंकि स्टीरियो आइसोमर की बेसिक डेफिनेशन यही है और ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर की टाइप है, तो ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन भी वही होगी। अब फर्दर कैटेगराइज किया है उसको, तो इसमें ज़रूर जो है लाइट का कुछ जो है पार्ट, कुछ भी कह लें आप, लाइट से रिलेटेड आएगा, तो वो क्या है, बट विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो अगर हम उनके आइसोमर्स को देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखें, तो जो उनके मिरर इमेजेस होंगे वो उनके ऊपर जो है सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब सुपर इम्पोज क्या है पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि लेफ़्ट साइड पे जो है दो हैंड्स हैं वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, बट राइट साइड पे देखें तो सुपर इम्पोजेबल नहीं है ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि सुपर इम्पोज हो रही है ये चीज़ और ये नहीं हो रही। वैसे भी अगर मिरर में देखा जाए तो हमारा अगर राइट हैंड है उसको हम मिरर में देखें तो वो हमें लेफ़्ट हैंड मिरर में जो है शो होता है, मतलब हमारा राइट हैंड लेफ़्ट हैंड का मिरर इमेज है, बट वो दोनों एक राइट हैंड है और उसका मिरर इमेज लेफ़्ट हैंड है, तो मतलब उस राइट हैंड का मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, राइट हैंड दोनों राइट हैंड्स होंगे तभी सुपर इम्पोज होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई, तो ये होता है सुपर इम्पोज होना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये होता है कि मिरर इमेजेस वो होते हैं एक दूसरे का, जैसे मैंने बताया कि हमारा राइट हैंड जो है वो मिरर इमेज उसका होगा लेफ्ट हैंड जो है वो मिरर में शो होगा, बट अगर उसी मिरर इमेज को हम उसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो उसके ऊपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव कायरल सेंटर होना चाहिए, यानी अगर हम मॉलिक्यूल्स में देखें तो कार्बन है लेट्स सपोज, तो उसकी चार जो है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, चार डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन होती है, तो वो चारों के चारों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट हैं तो हम उस कार्बन को कहेंगे कि ये कार्बन कायरल है और ये सेंटर कायरल सेंटर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में कायरल सेंटर होना बहुत ज़रूरी है।
अब सिर्फ कायरल सेंटर ही ज़रूरी नहीं है, उसमें एसिमेट्री भी होनी चाहिए। पहले ये वाली बात देख लें कि मॉलिक्यूल्स मस्ट नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि मॉलिक्यूल अगर कायरल सेंटर है भी तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का नहीं पता तो मतलब ऐसा कि कोई भी मॉलिक्यूल है या ऑब्जेक्ट है तो उसको हम हाफ जो है उसका पार्ट कट करें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। अगर तो ऐसा होगा, वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है तो वो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। बट अगर हम उसको कट करें और वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो तो वो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो एसिमेट्रिक है। और ये हमारे लिए है कि एसिमेट्रिक होगा तो ही वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा और तब ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ज़रूरी है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मिरर इमेजेस हों एक दूसरे का, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब ऑप्टिकल आइसोमर में इसकी डेफिनेशन देखें तो ये भी आता है कि ये रोटेट करेंगे आइसोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अब जो लाइट को रोटेट करना है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे और वो पॉजिटिव आइसोमर होगा। अगर कंपाउंड या आइसोमर जो दूसरा है कोई भी वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है लाइट को तो वो लीवो रोटेटरी है और वो नेगेटिव आइसोमर होगा। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइट की रोटेशन से कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। और ये बात हमने पहले कर ली है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास कायरल सेंटर है क्योंकि कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, ठीक है। और ये मिरर इमेज है एक दूसरे का। लाइक अगर यहाँ पे सच ही होना है और ये हाइड्रोजन इधर था, इस केस में देखें इधर है और ये मिथाइल ग्रुप है। बट अगर हम इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो आप देखें कि ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसको उठा के एज सच इसके ऊपर रख दें तो क्या सुपर इम्पोज होगा? नहीं, क्योंकि इधर इसके हाइड्रोजन है, इधर इसके मिथाइल है। जब हम इसको बिल्कुल इसके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन और मिथाइल एक साइड पे आ जाएंगे, ना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस ऐसे हम देख सकेंगे कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। क्या थी? कायरल सेंटर है इसमें, जी है। नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइक आप कहीं इस मॉलिक्यूल को कहीं ऐसे आप पॉइंट से इसको कट कर सकते हैं कि ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। कट करके देखें, यहाँ से कट कर दें तो ये हाइड्रोजन और ये वाली इथाइल ग्रुप एक साइड पे हो जाएंगे, ये दोनों ग्रुप से एक साइड पे हो जाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ। ओके, किसी और साइड से कट करके देख लें। अगर आप इसको यूं कट कर लेते हैं तब भी नहीं, यूं कट कर लें तब भी, मतलब कहीं से भी कट कर लें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स भी हैं पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ये भी मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का, बट के नॉट बी सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। वही कि ये कायरल सेंटर है, इसका मिरर इमेज देखें तो ये सच ही होंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब फिर से इसको सुपर इम्पोज करने की आप कोशिश करेंगे भी तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इनेंशियोमर्स भी बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स भी इसको कह लेते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज वो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हों। अब आगे डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स भी क्या है? वही बात है कि होते हैं इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि इनेंशियोमर हमने पढ़ा मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, बट डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होते, ठीक है। मिरर इमेज नहीं होते। आप ये देखें, इन दोनों आइसोमर्स को देखें, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है? नो। अगर मिरर इमेज होते तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, तो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन वो एज सच ही इधर रहना है, तभी ये डायस्टीरियोमर बनेगा, ठीक है।
ऐसे डायस्टीरियोमर नहीं है, ठीक है। तो वो मिरर इमेज नहीं होते, क्योंकि इस तरह से तो ये मिरर इमेज बन गया ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, इस केस में हाइड्रोजन इधर आ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो मिरर इमेज नहीं होते। तो ये लास्ट जो है ये एज सच ही रहेगा, मिरर इमेज नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कि ये डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर तो ये ऐसे हैं कि कायरल सेंटर इनमें है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसके, ये तो मिरर इमेज भी नहीं है, खैर अगर मिरर इमेज भी हो, ये तो खैर मिरर इमेज ही है, अगर इसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें तो वो सुपर इम्पोज ना हो, ठीक है, सुपर इम्पोज ना हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ओके, इस बात को मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से देख लें। अब हमारे पास ये मिरर इमेज है, ठीक है, मैंने कहा है कि इसको यहाँ पे आपने चेंज कर लेना है, ये बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम देख लेते हैं बिना चेंज किए, ठीक है। हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करेंगे तो ये होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। लेकिन अगर इसको चेंज किया जाए, क्योंकि ऐसे रहने से तो ये डायस्टीरियोमर भी नहीं है, मैंने आपको कहा कि डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज नहीं होते, तो ये यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोक्सिल आने और यहाँ पे हाइड्रोजन आने, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर चेंज करने के बाद आप सुपर इम्पोज करके देखें तो तब भी ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं हो रहा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट अगर ऐसा डायस्टीरियोमर आ जाए जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, लाइक यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोक्सिल है, इधर भी हाइड्रोजन हो और इधर भी हाइड्रोक्सिल हो, तो उस केस में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसका मिरर इमेज, इसका वो मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज नहीं होंगे, तो उस केस में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो उस केस में हम जो सेकंड मॉलिक्यूल ड्रा करेंगे, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा उस केस में, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आनी है। तो फिर मिरर इमेज में यहाँ हाइड्रोजन ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोक्सिल और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंककि वो मिरर इमेज हमने बनाना नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में इस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से इसको है ऑप्टिकल बिहेवियर जो है ना लेने पे मजबूर, ना शो करवाने पे मजबूर कर देगी, ठीक है। तो उस केस में समहाउ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये होप सो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये एक मिस्टेक की वजह से आपको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए। तो बेसिकली आपने याद ये रखना है कि डायस्टीरियोमर्स नॉन मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज नहीं होते, तो फिर ये ग्रुप्स को आप यहाँ पे इन्वर्स आने हैं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ वही है जो इनैंशियोमर्स की करैक्टरिस्टिक्स थी। सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ये भी स्टीरियो आइसोमर की टाइप है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आइसोमर्स कैन बी इंटर कन्वर्टेड जस्ट बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड को हम रोटेट करके ना उसके डिफरेंट आइसोमर बना देंगे, ठीक है। अब सपोज करेंगे हमारे पास 2 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन को फिक्स कर लो, ठीक है, इसको फिक्स कर लो, इसको नहीं हिलाना, इसको मूव नहीं कराना, ठीक है। और इस कार्बन को मूव करा दो, इस कार्बन को रोटेट करा दो, चाहे थोड़ा रोटेट कराओ 60 डिग्री, थोड़ा फुल रोटेट करा दो, ठीक है। रोटेट करवा के आइसोमर्स बनाई जाने हैं, ठीक है। इसको फिक्स रख लिया, ये ग्रुप ऐसा आ गया, इसको थोड़ा सा रोटेट कराया, मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, ये इसका एक आइसोमर बन गया। अब अगर मैं कहूँ मिथाइल को थोड़ा सा और रोटेट कराओ, मिथाइल इधर चला गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, इधर दूसरा आइसोमर बन गया। अब मैं कहूँ थोड़ा सा और रोटेट कराओ कि मिथाइल इधर आ जाए, मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चले गए, इधर तीसरा आइसोमर बन गया, सॉरी। तो इस तरीके से हमारे पास सिंगल बॉन्ड को रोटेट करवाने से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होती है ना, सिंगल बॉन्ड को रोटेट करवाने से हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स जो आते हैं उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो याद रखें कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अल्केन के लिए ही होते हैं, ना डबल बॉन्ड में होते हैं, ना ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, और ना ही रिंग में होते हैं। ये भी बात याद रखें, रिंग में भी जो है रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। ये इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी। इसको न्यूमन प्रोजेक्शन जो है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं,
इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये स्क्यू फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म्स हैं क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। न्यूमन प्रोजेक्शन में जब इनको लिखते हैं तो जो फ्रंट कार्बन है उसको हम यूं डॉट से ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रंट कार्बन है, जो बैक कार्बन होती है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम ग्रुप्स को जो हैं, जो सिंगल बॉन्ड है उसको रोटेट करवा करवा के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स बने वो हम बना देते हैं। इसको भी मैं आपको एक क्लिप से दिखा देती हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि स्टैगर्ड फॉर्म में ना हम सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट ऐसे करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, ठीक है। फिर उसको 60 डिग्री रोटेट करवा देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास कन्फर्मेशन आती है उसको हम कहते हैं एक्लिप्स्ड। और अगर हम पूरा 60 डिग्री नहीं करवा रहे, ठीक है, 60 डिग्री से थोड़ा कम करवा रहे हैं, इन बिटवीन करवा रहे हैं, तो तब हमारे पास जो आती है कन्फर्मेशन उसको स्क्यू कहते हैं। इसके अलावा गाउच भी होती है कंफर्मेशन, वो भी आपको दिखाते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब हम प्रोपेन के कन्फर्मर्स को लेके एक्लिप्स, स्टैगर्ड, स्क्यू, गॉच सब समझते हैं, ठीक है। फॉर्म्स, सबसे पहले हमारे पास ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, और ये है हमारे पास प्रोपेन का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को जो है हम ये आइसोमर्स या यू कह लें कन्फर्मर्स, जो कन्फर्मेशनल जो हैं आइसोमर्स उसकी फॉर्म में लिख के हम दो वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक जो न्यूमन प्रोजेक्शन आपको दिखाई है और एक सिंपल फॉर्म, तो यहाँ पे हम दोनों देख लेंगे। ये हमारे पास है कार्बन, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, कार्बन जो है उसके साथ मिथाइल ग्रुप है और बाकी 2 हाइड्रोजन्स हैं, उनको नंबरिंग की है, हमारे पास वही कार्बन आ गई 1, 2 एंड 3। इसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास कार्बन जो है एक जो दूसरे नंबर वाली कार्बन है वो है। सेकंड हमारे पास जो ये ब्लैक में ये 3rd नंबर कार्बन है, और जो मिथाइल है वो ऑरेंज में शो करवाया गया है कार्बन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका जो यू कह ले 3 डायमेंशनल फॉर्म है। और इसको जो है आप देख सकते हैं कार्बन के साथ जो वाइट में शो आपको करवाई गई हैं वो हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। तो कार्बन 2 के साथ 2 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं, ठीक है। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और तीसरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। कार्बन 3 के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं और ये वाइट में कलर में शो करवाई गई हैं। ये हमारे पास एग्जैक्टली इस जो स्ट्रक्चर है इसका इस 3 डायमेंशनल फॉर्म है इस स्ट्रक्चर की। अगर हम इसको रोटेट करवा दें थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड को, जैसे हमने पढ़ा, तो हमारे पास ये नेक्स्ट ये आ सकता है आइसोमर, थोड़ा सा उसको रोटेट करवाया हुआ है। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये कार्बन और इसके साथ जो हाइड्रोजन, मिथाइल और ये 3 डायमेंशनल फॉर्म, ये सिंपल उसकी फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में शो करते हैं, वो आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास सेकंड वे है जिसमें हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को शो करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कार्बन 1 है मिथाइल, कार्बन 2 ये सर्कल और कार्बन 3 डॉट, ठीक है। तो इसकी जो 3 डायमेंशनल फॉर्म है वो भी शो करवाई गई है। ये इसमें हमने ग्रुप्स को ऐसे जो है रख दिया है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों, लाइक ये हाइड्रोजन्स और साथ मिथाइल ग्रुप हैं, मिथाइल ग्रुप है और सारी की सारी हाइड्रोजन्स जो हैं इनको ऐसे जो है डिज़ाइन किया गया है रोटेट करके बॉन्ड को कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएं, जैसे कि 3 डायमेंशनल फॉर्म में भी शो करवाया गया है। इस फॉर्म में मैंने जैसे कहा कि सारे ग्रुप्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है रखा गया है, इस तरीके से अरेंज किया गया है। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी होगी? ऑब्वियसली स्टैगर्ड फॉर्म। जैसे हमने बात की थी कि हम स्टैगर्ड फॉर्म वो वाली होती है जिसमें सारे ग्रुप्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई स्टैगर्ड फॉर्म, और इसमें हमारे पास जो 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। 2 हाइड्रोजन, 2 कोई भी ग्रुप लगे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा? 60 डिग्री का, और इसको डाईहाइड्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये थी हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म, इसमें एंगल 60 डिग्री का होगा, सारे ग्रुप्स जो हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो हैं अरेंज होंगे।
अगर हम उसी को 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ठीक है, सारे ग्रुप्स को, तो अब देख लें हाइड्रोजन्स कहाँ पे आ गई हैं और मिथाइल ग्रुप हमारा कहाँ पे है। इस केस में यूं है बिल्कुल कि अगर आप इसको सामने से देखो, फ्रंट से इसका व्यू करो इस कंपाउंड को, तो जो बैक कार्बन के साथ ग्रुप्स अटैच हैं वो सामने वाली कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप्स उन ग्रुप्स को हाइड कर लेंगे। 3 डायमेंशनल फॉर्म में देखो, हमें पीछे लगा कोई भी ग्रुप नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता चल रहा इसके पीछे कोई ग्रुप है या नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो डॉटेड कार्बन थी, यानी जो फ्रंट कार्बन है, उसने जो सर्कल वाली कार्बन, बैक कार्बन, उसको भी हाइड किया है, उसको तो हाइड किया है, खैर स्टैगर्ड फॉर्म में भी ऐसा ही था, बट जो उसके साथ लगे ग्रुप्स हैं उनको भी हाइड किया है। तो इस केस को, इस फॉर्म को एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, और इसमें जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं है, तो 0 डिग्री एंगल है। तो अगर हम इन्हीं को इधर फ्रंट व्यू हो रहा था और अगर हम साइड से व्यू करें तो यूं है, ठीक है, एक कार्बन है, उसके पीछे एग्जैक्ट दूसरी कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस है इस केस में, और ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर हम दूसरे केस में देखें, इसमें भी साइड से व्यू करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल के जो है दरमियान जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है, ये हमारे पास एक्लिप्स्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट कार्बन ने बैक कार्बन को भी हाइड किया है और एग्जैक्टली उसके साथ जो ग्रुप्स अटैच हैं उनको भी हाइड करके रखा हुआ है, और ये दोनों का साइड व्यूज़ हैं। अब मैंने आपको स्क्यू और गाउच की भी बात बताई थी। अगर हम 60 डिग्री नहीं करते, यानी एंगल जो है कार्बन, मिथाइल, हाइड्रोजन के ग्रुप्स के दरमियान 60 डिग्री या और 0 या 60 डिग्री के इन बिटवीन आ जाता है, तो उस केस में जो है इन दोनों में जो डायहेड्रल एंगल है अपना अपना डिफरेंट है, लेकिन 60 और 0 डिग्री और 60 डिग्री के इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है। तो ये स्क्यू और गाउच कन्फर्मर्स कहलाएंगे। और सारे जो अब तक कन्फर्मर से स्टैगर्ड, जिसमें सारे जो हैं ग्रुप्स वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों, इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो, एक्लिप्स्ड जिसमें वो बिल्कुल जो है बिहाइंड ग्रुप हाइड हो जाए और डिस्टेंस मिनिमम हो, और बाकी अगर 0 और 60 डिग्री के दरमियान जो है डिस्टेंस आ रहा है तो वो गाउच और स्क्यू हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड स्क्यू फॉर्म्स और गाउच फॉर्म्स ये क्या हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। होप्स आपको लेक्चर की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बहुत था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो अगर कोई क्वेरीज कुछ रह गया हो, कोई भी पॉइंट है जो अंदर सही आपको समझ ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।